अखिल स्वामी सर, जिस जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के लिए, रावण के लिए ये कहा जाता है, दलित वोट बैंक की पकड़ मजबूत है। अब वो अल्पसंख्यक वोटों की तरफ अपना जो है वो बढ़ रहे हैं, अल्पसंख्यक वोटों में अपनी पैठ बनाने का काम कर रहे हैं। ये कितना इम्पैक्टफुल रहेगा सियासत के लिहाज से? देखिए राम प्रकाश जी, वास्तविकता यह है कि चंद्रशेखर आजाद अपना स्थान बना रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि मेरे को आपको महत्व देना पड़ेगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपको मुझे स्थान देना पड़ेगा, गिव मी स्पेस। चंद्रशेखर आजाद का ये कहना है। देखिए असली मुद्दा यह है उत्तर प्रदेश के अंदर कि बीएसपी ने अपना महत्व खो दिया है और 2-3 साल के अंदर जिस प्रकार की रणनीति बहन जी ने अपनाई है उससे उनका वोट बैंक लगातार कम होता जा रहा है। जो एक स्पेस थी बीएसपी के पास वो खाली है, जिसको चंद्रशेखर आजाद भरना चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि अब चंद्रशेखर आजाद के पास 2 विकल्प है। एक है शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके अपना शॉर्ट टर्म गोल्स को सेट करें और उसको प्राप्त करें। दूसरा है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें और लॉन्ग टर्म गोल्स को अपना स्थापित करें। आज के तारीख में 2 विधाएं हैं हिंदुस्तान की राजनीति में। 2 विधाएं हैं। एक विधा है जो कि मोदी जी के साथ खड़ी है और एक विधा है जो मोदी जी के अगेंस्ट खड़ी है। चंद्रशेखर आजाद अगर बहन जी की तरह उसी प्रकार का प्रयास करती हैं कि थर्ड फोर्स बनने का प्रयास करें, तो मेरे ख्याल से जो हाल बीएसपी का हुआ और जो हाल बाकी पार्टीज का हुआ, आपको पता ही होगा कि अनुप्रिया पटेल और उनके पति जब योगी जी ने मीटिंग बुलाई उसमें हाजिर नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि अनुप्रिया पटेल भी यह समझ रही हैं कि आज के तारीख में किस विधा के साथ रहना। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का दलित वोट को और मुस्लिम वोट के लिए इतनी मुखरता से बोलना, ये केवल एक संकेत दे रहा है इंडिया अलायंस को कि आपके लिए बेहतर है, समाज के लिए बेहतर है और सबके लिए बेहतर है कि आप मेरे महत्व को समझें और अपने साथ लें। देखिए ये बात बिल्कुल पक्की है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ा मंथन चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलित लीडरशिप नहीं है बीजेपी के पास। और अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के माध्यम से दलित लीडरशिप को उत्तर प्रदेश में, चाहे रागिनी सोनकर हो चाहे अवधेश प्रसाद हो, उसके माध्यम से एक दलित लीडरशिप को खड़ा करने का प्रयास किया है। और ये बिल्कुल एक जाटव समाज और एक पासी समाज, एक ईस्टर्न यूपी का समाज और एक वेस्टर्न यूपी का समाज। अच्छा, जो बाकी समाजों के अंदर भी जो एक अच्छा, नगीना का जो प्रश्न है, देखिए नगीना में मामला बिल्कुल स्पष्ट था। चंद्रशेखर आजाद सबसे टॉलेस्ट लीडर वहां पे थे। समाजवादी पार्टी ने भी जो कैंडिडेट दिया था वो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं दिया था जिससे चंद्रशेखर आजाद को बहुत ज्यादा नुकसान हो। तो ये भी हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी के बीच में कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन असली मुद्दा ये समझना है, देखिए एक वोट बैंक, जो 2 वोट बैंक की आपने बात की, एक वोट बैंक तो है जो वोट बैंक आज के तारीख में बहन जी के साथ, उसमें अगर डिवीजन होता है तो किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है। दूसरी बात यह है जो दूसरे वोट बैंक की आपने बात की जिसको मैं इंगित नहीं करना चाहूंगा, वो वोट बैंक टेक्निकल वोटिंग करता है। वो वोट बैंक नगीना में तो पूरी तरह से चंद्रशेखर आजाद को वोट कर देगा, लेकिन इस आधार पे बाकी प्रदेश के अंदर वो किसी और को वोट करे या अपने वोट को बेकार करे, मुझे इसकी संभावना नहीं लगती। अच्छा, तीसरी एक चीज रामप्रकाश जी और समझिए, आप हर सीट पे कैंडिडेट खड़े करें ये तो एक मुद्दा है, आप कैंडिडेट कैसे खड़े करें ये असली मुद्दा है। देखिए जो बहन जी ने नुकसान पहुंचाया था समाजवादी पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में, उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए थे मुसलमान और यादव। जहां जहां मुसलमान अच्छी संख्या में थे उन्होंने मुसलमान कैंडिडेट खड़े किए। ओवैसी साहब ने मुसलमान कैंडिडेट खड़े किए, 15-20 हजार वोट ये ले गए और उसकी वजह से समाजवादी पार्टी हार गई। अगर चंद्रशेखर आजाद इन 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं, कि समाज के कैंडिडेट खड़े करते हैं, अगर ये समण समाज, क्योंकि समण समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एक जो यादव समाज है वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है, और राहुल गांधी की वजह से आज हिंदुस्तान का हर समाज कांग्रेस से जुड़ने के लिए आतुर है और कांग्रेस का महत्व अचानक 2 साल के अंदर बढ़ा है, चाहे वो आरजेडी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबके लिए आवश्यक है। तो चंद्रशेखर आजाद के जो कैंडिडेट खड़े होंगे उससे हमको ये इंडिकेशन मिलेगा कि चंद्रशेखर आजाद की असली मंशा क्या है। लेकिन जो मंशा मैं समझ रहा हूं वो मंशा इंडिया अलायंस को कमजोर करने की नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का आपने सुना ही होगा, जब हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और उन्हें जेल में रखा गया था और उनकी प्रियंका गांधी भी उनसे मिलने गई थी,
तो ये चंद्रशेखर आजाद क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उतने नादान अबोध नहीं है। पहले मैं बहन जी को बहुत ज्यादा ज्ञानी और चतुर राजनीतिज्ञ समझता था, लेकिन जिस प्रकार से 2-3 साल के अंदर उन्होंने राजनीति की है, अब मुझे लगता है कि जो एक वैक्यूम बना है, जो बहन जी ने बनाया है, उसको चंद्रशेखर आजाद कैच करने के लिए तैयार हैं। वो केवल अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को ये कह रहे हैं कि पूरे नॉर्थ इंडिया, आपने देखिए हरियाणा के अंदर कुमारी शैलजा पदयात्रा कर रही हैं। कुमारी शैलजा भी एक हरियाणा की बड़ी दलित लीडर हैं, और चंद्रशेखर आजाद का जो महत्व है उसको कम करके नहीं आंका जा सकता। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में चंद्रशेखर कैन बी ए ग्रेट एसेट फॉर आइदर ऑफ द पार्टी। लेकिन बीजेपी के साथ जाने की चंद्रशेखर आजाद की कोई संभावना नहीं है। मेरे ख्याल से अल्टीमेटली ही विल लैंड अप विद इंडिया अलायंस। ही इज ओनली शोइंग हिज इंपॉर्टेंस। अखिल स्वामी सर, राहुल गांधी का जिक्र हुआ। एक तो राहुल गांधी एक तरफ सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीडीए फॉर्मूले की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी का यूपी पर जो फोकस है और फोकस के साथ साथ जो लगाव है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 महीने में राहुल गांधी 2 बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, यहाँ से सांसद है। ये सारी चीजें चुनाव पर कितना असर डालेंगी, एक तो। और दूसरा जो बात चंद्रशेखर को लेकर के हो रही थी, इंजीनियरिंग वाले मामले में चंद्रशेखर कितना कामयाब होते दिखाई दे। देखिए राम प्रकाश जी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं। जिस प्रकार की भाषा ओवैसी यूज करते हैं और जिस प्रकार की भाषा कुछ लोग यूज करते हैं, मुस्लिम के साथ ये हुआ, 50 साल ये हुआ, कांग्रेस ने धोखा दिया, समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया, यही भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करता है। यही बात अगर मैं कहूं, इसको स्वीकार कर लेगा एक हिंदू, लेकिन इस प्रकार का एग्रेशन अगर आप दिखाएंगे 12-13% पे, अगर आपको हिंदुस्तान के अंदर गांधी के साथ रहना है तो आपको यह दिखाना पड़ेगा कि हिंदू हमारा शत्रु नहीं और हिंदू एग्रेसर नहीं है। इसी वजह से आज बीजेपी मजबूत हुई है, पहली बात। दूसरी बात यह है, असली मुद्दा यह है, बीजेपी वाले हमेशा पास्ट में जाते हैं। टीपू सुल्तान ने यह किया, हैदर अली ने यह किया, औरंगजेब ने यह किया, और यही गलती हम कर रहे हैं। 50 साल में कांग्रेस ने यह किया, कांग्रेस ने वो किया। देखिए असली मुद्दा है, आज राहुल गांधी जाति और धर्म से ऊपर उठ गया है। ब्राह्मण हूं मैं, और सवर्ण समाज के लिए माना जाता है कि 85 ब्राह्मण और समाज जो सवर्ण है वो बीजेपी के साथ है। आज मैं जय भीम कहता हूं, जय संविधान कहता हूं, मैं पीडीए के साथ हूं, मैं बैकवर्ड और दलित को आगे बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन ये मुस्लिम एग्रेशन अगर इस प्रकार से दिखाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। राहुल गांधी के साथ एक घटना घटी है आज। एक 5-6 साल बच्ची के पास जब राहुल गांधी वहां गए, उस 5-6 साल की बच्ची ने कहा राहुल गांधी से, अंकल लूडो खेलोगे? आप बचपन याद कीजिए, मैं अपना बचपन याद करता हूं, जो 7-8 साल के हम थे, लूडो और ये कैरम बोर्ड खेलने का बड़ा शौक, गुल्ली डंडा खेलने का होता था। अरे कौन बड़ा आदमी, आओ चलो अंकल मेरे साथ खेल लो, तो मेरे दोस्त बन जाओ। राहुल गांधी लूडो खेले उनके साथ। राहुल गांधी जाति और धर्म से ऊपर उठ गए हैं। पास्ट में मत जाइए और पास्ट को कुरेद कर उन लोगों को मजबूत मत कीजिए जो भारतवर्ष को तोड़ रहे हैं। आज के तारीख में चंद्रशेखर आजाद अगर इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचाते हैं, आज के तारीख में चंद्रशेखर आजाद, मैं खुद कह रहा हूं कि जगजीवन राम का स्थान ले सकते हैं, इंडिया अलायंस को स्थान देना चाहिए। इनसे बेहतर पप्पू यादव हैं। लालू या तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर जाके कह दिया वोट एनडीए को दे देना, पप्पू यादव को मत देना। पप्पू यादव की महानता देखिए, वो आज बीमा भारती के लिए हाथ जोड़ के वोट मांग रहा है, पुरानी बातें भूल गया है। देश हित सबसे बड़ा है, जाति धर्म से ऊपर उठिए और देश हित में उन लोगों के साथ खड़े हुई है जो गांधी के साथ खड़े हैं, जो संविधान के साथ खड़े हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ खड़े हैं, और जो गोडसे के साथ खड़े हैं, उनका बहिष्कार कीजिए। जाति और धर्म की बात करेंगे तो देश को आप भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पे ले जाएंगे।